अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज हम डिस्कस करेंगे खुला का केस किस तरह फाइल होता है, इसमें क्या बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं, कोर्ट के जजेस साहिबान आपसे क्या सवालात करेंगे और कोर्ट में किस तरह वेरिफिकेशंस होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है और इसकी मैं फीसिस बताऊंगा, इसकी चार्जिंग बताऊंगा, कितने पैसे कहाँ आपको देना पड़ते हैं। ये टोटल चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। ये तफसीली वीडियो आप देखेंगे तो अगर आपको इस तरह का कोई केस फाइल करना है या आप इस तरह का मतलब मामलात के अंदर हैं तो आपको कम से कम आपको ये इल्म होना चाहिए कि इसका प्रोसेस किस तरह होता है। सबसे पहले एक केस आपका ड्राफ्ट होता है जो कि कोर्ट के असिस्टेंट, जैसे कि हमारे जो असिस्टेंट होते हैं वो आपका केस ड्राफ्ट करेंगे। उस केस ड्राफ्ट करने में आपको सबसे पहले वजह तलाक लिखना पड़ती है, वजह खुला लिखना पड़ती है। उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आप उनके ऊपर इलीगल, अगर जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सकें, झूठे इल्ज़ाम मत लगाएं। आप अगर उनके साथ नहीं रहना चाहते तो इसमें से आप उनको एक ख़ास वजह लिख सकते हैं कि अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अगर अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहते तो आप उसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हासिल कर सकते हैं, तलाक और खुला हासिल कर सकते हैं। ये एक वैलिड रीज़न है। और अगर आपको इसके अलावा कोई मसला है, अगर उस साहब का जो आपके शौहर हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो ये भी एक कॉज है कि अगर आप इस रीज़न के ऊपर आप खुला हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज़हनी तौर पर टॉर्चर दिया जा रहा है या अगर आपको फिजिकली तौर पर मारपीट की जा रही है या किसी भी तरह का अब्यूज़ है तो फिर भी आपका राइट है कि आप खुला हासिल कर सकें। ये सारे वैलिड रीज़न्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, मैं आपको समराइज़ करके बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी रीज़न ना लिखना चाहें तो इसमें ये लिख दें कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में साथ नहीं रह सकते। तो ये इनफ रीज़न है आपको डिक्लेयर करने के लिए। जब आपका केस का ड्राफ्ट रेडी हो जाता है तो उसके बाद आपके पास सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ती है, आपको नादर की बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। सिंध हुकूमत ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और सिंध हाई कोर्ट ने यहाँ पर इंतजाम किए नादर की वेरिफिकेशन का। वहाँ पर आपकी पिक्चर्स ली जाती है, नादर के जो ऑफिस होता है, बायोमेट्रिक ऑफिस होता है, वहाँ पर आपकी पिक्चर ली जाती है। पिक्चर के बाद आपके थंब इम्प्रेशन से मैच किया जाता है आपका एनआईसी, ताकि आपकी प्रेजेंस की अटेंडेंस लग जाए कि आप मौजूद थी। अच्छा, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने पड़ेंगे। आपको नंबर 1 के ऊपर आपको एनआईसी लेकर, जो आपका अपना होगा वो ओरिजिनल एनआईसी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 के ऊपर आपको निकाहनामा लेकर जाना पड़ेगा। अगर निकाहनामा ओरिजिनल नहीं है तो उसकी फोटोकॉपी भी वैलिड होती है। नंबर 3 के ऊपर आपको उस लड़की का जो आपके हस्बैंड है तो उनका एनआईसी लेकर जाना ज़रूरी होता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोर्ट में डिक्लेयर कर सकती हैं मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और चौथा, आपको अपना यूटिलिटी बिल लेकर जाना पड़ता है। जिस जगह पर आप रहती हैं उसका एविडेंस लेके जाना पड़ता है। वो सिर्फ इस वजह से एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तकसीम है। जैसे कि हम जिस इलाके में रहते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील होती है, ज़िला होती है। इस तरह हमारे कोर्ट डिवीज़न हुए हैं थानों के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, तहसील के ऊपर, ज़िला के ऊपर। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट और ज़िला पड़ता है उसके लिए आपका बिल की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको फिर से बता दूं, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की। दूसरी ज़रूरत होती है आपको ओरिजिनल निकाह की। अगर आपके पास निकाहनामा ओरिजिनल नहीं है तो आप कोर्ट में इसको बयान कर सकती हैं कि मेरे पास ओरिजिनल निकाहनामा नहीं है। तीसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है वो लड़के का एनआईसी की। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप वो भी डिक्लेयर कर सकती हैं। चौथी चीज़, आपको यूटिलिटी बिल या कोई भी ऐसा एविडेंस जिससे आपकी जाहिर हो जाए कि आप जहाँ पर प्रेजेंस है, जहाँ पर आप रहती हैं, उसके अगर आप उसको जाहिर कर सकें, या तो कोई सेल एग्रीमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट या यूटिलिटी बिल या कोई और दीगर ज़राए से अगर आप जाहिर कर सकती हैं तो इसमें खुला के केस में आपको कोई विटनेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप सिर्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट जाके ये हासिल कर सकती है। ना कि आपको पेरेंट्स की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी, ना पेरेंट्स को साथ लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी आप अपने ब्लड रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि कोर्ट सिर्फ और जो खुला का जो प्रोसेस है वो आपके दरमियान होता है। जब आप ये सारे मराहिल मुकम्मल कर लेंगी, ये तकरीबन 1 दिन का प्रोसेस होता है। जैसे कि आप आएंगी, आपने ड्राफ्ट कंप्लीट करवाया, उसके बाद नादर से और उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा ली। उसके बाद उसी दिन जज के पास आप अपीयर हो जाती हैं, डेट लगा लेते हैं उसी दिन की वकील साहिबान,
तो उसी दिन आप जज के साथ अपीयर हो जाएंगे। जब जज के पास आप अपीयर होंगे तो जज साहबान आपसे चंद सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे जो पूछा जाएगा उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी वल्दियत पूछी जाएगी। दूसरा आपके शौहर का नाम, उसके अब्बू का नाम पूछा जाएगा। तीसरा सवाल आपकी शादी की तारीख पूछी जाएगी। चौथा सवाल आपको उससे पूछा जाएगा कि आप खुला की क्या वजह है लेने की। फिर आप उसको बता दीजिएगा जो भी आपकी वजह है। अगर आपकी कोई वजह नहीं हो तो आप ये बोल सकती हैं कि मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनके साथ नहीं रह सकती। पांचवी चीज़ आपसे जो पूछी जाएगी वो आपका एड्रेस पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आप कहाँ रहती हैं। और छठी चीज़ आपसे जो पूछी जाएगी वो बच्चों के मामलात पूछे जाएंगे कि बच्चे हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो किसकी कस्टडी में है। इसके बाद आपका केस एडमिट हो जाता है। ये तकरीबन 90 दिन के अंदर कोर्ट फैसला करने की पाबंद होती है कि आपको 90 दिन के अंदर कोर्ट फैसला करके बता देगी कि आपकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी या नहीं होगी। इसमें आमतौर पर यह होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के तकरीबन 3 नोटिस उस लड़के के घर में जाते हैं। 3 नोटिस जाने के बाद अगर वो लड़का हाजिर हो जाता है तो एक प्री ट्रायल का मरहला कहलाता है। उसमें आप दोनों को और जज जो गार्डियन होगा तो आप तीनों को बिठाया जाएगा। उसमें फिर आपसे डिस्कस की जाएगी कि कोई सुलह की कोई उम्मीद निकल जाए। इन केस अगर सुलह की उम्मीद निकल जाती है तो आप लोगों का एक एग्रीमेंट हो जाता है जो कि सुलहनामा कहलाता है। उसके बाद केस ख़त्म हो जाएगा। इन केस अगर आप लोग फिर भी बाजिद हुए और अगर कोई रास्ता ना निकला प्री ट्रायल में तो आप दोनों की डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज उसी दिन ही अनाउंस हो जाएगी कोर्ट के अंदर ही। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अगर इन केस अगर वो लड़का कोर्ट में पेश ही नहीं होता तो फिर क्या किया जाता है। कोर्ट में अगर पेश ही नहीं होता तो कोर्ट सबसे पहले 3 नोटिस इशू करती है लड़के के घर के ऊपर। फिर कोर्ट का एहलकार जिसको बैलेफ या पुलिस एहलकार जो कि मुताल्लिका थाने का होता है लड़के के हुदूद में, तो वो उस लड़के के घर में जाके नोटिस वो उसके घर में पेश करता है। उसके बाद एक पब्लिकेशन होती है। पब्लिकेशन में ऐलान किया जाता है कि इस तारीख को उस केस लगा हुआ है, आपको हाजिर होके इसको जवाब देना है। अगर ये तीनों सूरतों में अगर हम जितनी भी सर्विसेज करवा लेते हैं, इस सूरत में भी लड़का जानबूझ के या अनजाने में नहीं आता तो कोर्ट एक तरफा फैसला करने के हक में हो जाती है। कोर्ट WS के ऊपर लेकर आ जाती है केस को। उसके बाद सर्टेन टाइम के लिए कोर्ट वेट करती है कि क्या किया जाए, कि अगर वो सर्टेन टाइम उसको देती है, जैसे कि 1 महीने के करीब दिया जाता है। अगर 1 महीने के करीब वो लड़का कोर्ट को कॉल नहीं करता या किसी तरह का रब्ता नहीं करता, अपना एडवोकेट या खुद से पेश नहीं होता, तो कोर्ट एक तरफा फैसला करने का हक रखती है। कोर्ट फिर एक एफिडेविट बनवाती है जिसमें वो कहते हैं एक्स पार्टी प्रूफ। उस एक्स पार्टी प्रूफ को लड़की जो एप्लीकेंट होती है वो कोर्ट में लेकर जाती हैं एक्स पार्टी प्रूफ को, और फिर से वही बयान उनका होता है कि कोई रास्ता निकला या नहीं निकला। तो वो जब वो जो एप्लीकेंट होती हैं वो साफ मना कर देती हैं कोई रास्ता नहीं निकला या किसी तरह का राब्ता नहीं हुआ। इन सूरत में कोर्ट एक तरफा फैसला एक्स पार्टी डिग्री दे देती है, यानी कि खुला की डिग्री, एक तरफा खुला की डिग्री दे देती है। जो खुला की डिग्री होती है वो खुला की डिग्री 1 तलाक की जितनी होती है। उसमें कोर्ट लिख देती है कि आपको 100 दिन का इद्दत पीरियड है, या तो रिकन्सिलेशन का टाइम आपको 100 दिन का है। ये सर्टेन टाइम होता है, जिस तरह की कंडीशंस होती हैं ये एक पर्सनल मैटर होता है। तो जिस तरह की इद्दत की कंडीशंस होती हैं तो उसी तौर पर इसको डील किया जा सकता है। सर्टेन टाइम में ऐसा होता है कि किसी की इद्दत की कंडीशन ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो वो एक अलग मामला आता है। इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी मैं इद्दत के मुतालिक अपनी वीडियो बना के आप लोगों को इंशाल्लाह आगाह करूँगा। उसके बाद जो सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है, आपको जो डिग्री होती है वो उसी वक्त इशू हो जाती है, मतलब विद इन अ डे या 2 डेज के बाद आपको डिग्री इशू हो जाती है कोर्ट की। उसके बाद 90 डेज के बाद आप चाहें तो निकाह कर सकती हैं किसी के बाद। अगर 90 डेज में अगर कोई सुलह नहीं होती या लड़की की तरफ से कोई जवाब दे नहीं होता या कोई बात नहीं होती, तो उसके बाद आपके पास 90 डेज के बाद आपकी डिग्री वैलिड हो जाती है, तो आप चाहें तो शादी भी कर सकते हैं। इसी के मुतालिक अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ आपको जवाब देना हो या सजेशन देनी हो, तो इंशाल्लाह आप मेरे इस नंबर के ऊपर, जो कि मेरा नंबर मेंशन हुआ है, इसके ऊपर भी आप सजेशन दे सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर आपको कराची के अंदर कोई केस फाइल करवाना हो, तो अगर आप सिद्दीकी लॉ एसोसिएट से इंटरेस्टेड हैं केस फाइल करवाने के लिए, तो आप ये हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर रब्ता करके अपॉइंटमेंट भी हासिल कर सकते हैं। जो केस की फीसेस होती हैं ये सर्टेन टाइम की अलग अलग होती हैं, लेकिन सिद्दीकी लॉ एसोसिएट की फ़ीस 35,000 रुपीज़ होती है। 35,000 रुपये सिद्दीकी लॉ एसोसिएट वाले फ़ीस लेते हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन मैं कराची की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं कराची की तरफ से आपको बात कर सकता हूँ कि कराची में जो उनकी फ़िक्स फ़ीस है
वो 35,000 रुपये हैं, उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, उसके अलावा कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता। इसी में कोर्ट की फ़ीस और दीगर तमाम फीसेस इसी के अंदर ही शामिल हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।